नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के नए सिलेबस के अनुसार मराठा राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ टॉपिक में लिखा है कि मराठा साम्राज्य मध्यकालीन इतिहास में पेट के नए सिलेबस में लिखा है। तो दोस्तों आज हम मराठा साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मराठा साम्राज्य का सबसे सिरमौर शासक किसे माना जाता है? शिवाजी को, और शिवाजी को ही मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों वैसे ही इस पॉइंट को तो आप पहले से भी जानते रहे होंगे कि शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि शिवाजी का जन्म जो हुआ था 1627 से 1600 या 1630 के सिवनेर दुर्ग में हुआ था। दोस्तों कई विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, जबकि कई विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों के अंदर मतभेद देखने की वजह से ही कई पुस्तकों में लिखा होता है 1627, जबकि कई पुस्तकों में लिखा होता है 1630। वैसे दोस्तों यदि परीक्षा में आएगा तो कोई ना कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो 1627 रहेगा या तो 1630 ही रहेगा। तो शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग के किले में हुआ था 1627 से 1630 ईस्वी में। दोस्तों आपको बता दें कि शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले, और माता का नाम जीजाबाई था। दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखना है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, और माता का नाम था जीजाबाई। वैसे दोस्तों कई बार परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि शिवाजी के गुरु कौन थे, तो शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। ये पॉइंट भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना है। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास, समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। दोस्तों आपको बता दें कि 1656 में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग अधिकृत कर लिया था। और दोस्तों आपको बता दें कि शिवाजी बहुत वीर राजा हुए, वीर छत्रपति हुए। तो 1656 में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग अधिकृत कर लिया था। और बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खां नामक अपने सेनापति को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था। दोस्तों आपने बचपन में अफजल खां और शिवाजी की कहानी वो चाकू वाली जरूर पढ़ी होगी। औरंगजेब ने अफजल खां को भेजा था कि शिवाजी की तुम जाकर के हत्या कर दो। तो जो बीजापुर का सुल्तान उस समय था, उस समय अफजल खां था। तो अफजल खां को किसने भेजा था? किसके इशारे पर आया था? औरंगजेब की। 1659 में अफजल खां आया शिवाजी का दमन करने के लिए। उसने कहा हम शिवाजी से मित्रवत मिलेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि अफजल खां के मन में वही था, ऊपर से राम राम अंदर से छुरी वाली हाल। क्योंकि आपने बचपन में देख ही लिया होगा जो चित्रवत प्रेषित किया गया था परीक्षाओं में, पुस्तकों में बनाया गया था चित्र पूरा अफजल खां और शिवाजी का। तो दोस्तों वही वाला टर्म आप याद करिए, बचपन में आप पढ़े होंगे 6, 7 और 8 की जो एनसीईआरटी लगा करती थी उस समय, हम जब बचपन में थे, छोटे थे दोस्तों। तो आपको बता दें कि अफजल खां को औरंगजेब ने भेजा था और अफजल खां चाकू लेकर आया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि शिवाजी ने उसी के चाकू को पकड़कर उसी की हत्या कर दी थी। अर्थात औरंगजेब ने चुपके से मारने के लिए अफजल खां को भेजा था, और अफजल खां शिवाजी से मित्रवत मिलकर के उनका वध करना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने अफजल खां का ही दमन कर दिया। इसीलिए तो दोस्तों शिवाजी कहे जाते हैं वीर शिवाजी। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा था कि भारत का यदि कोई अंतिम हिंदू सम्राट यदि वास्तव में था तो शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए शाइस्ता खां को भेजा, और शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। दोस्तों आपको बता दें लेकिन बाद में शिवाजी ने पूना में जाकर पूना के किले में शाइस्ता खां की भी हत्या कर दी। शाइस्ता खां कौन था? दक्षिण का शासक था उस समय, और औरंगजेब ने ही इसको भेजा था। और दोस्तों आपको बता दें कि शिवाजी ने राजा जय सिंह के साथ 11 जून 1665 में एक संधि कर ली, या संधि पुरंदर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। और दोस्तों आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यूपीएससी भी पूछ चुका है, एसएससी और रेलवे, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि पुरंदर की संधि किसने की थी, किसके किसके साथ हुई और कब हुई। तो शिवाजी ने राजा जय सिंह के साथ 11 जून 1665 यानी 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करी थी। किसके साथ करी थी? राजा जय सिंह। और राजा जय सिंह थे कौन? आमेर के राजा थे। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर लिखा नहीं गया है हमें, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि शिवाजी जो कि मराठा राजा थे, और इन्होंने आमेर के राजा जय सिंह को किसने भेजा था? औरंगजेब ने इनको शिवाजी का दमन करने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि शिवाजी ने राजा जय सिंह से इसमें संधि कर ली, क्योंकि हार जाते नहीं तो शिवाजी ने राजा जय सिंह के साथ 11 जून 1665 में एक संधि कर ली, और इसी संधि को पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुरंदर की संधि वाला, तो आशा करता हूँ आप इसे लर्न रखेंगे। औरंगजेब ने शिवाजी को 1666 अर्थात 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया था, और वे वहाँ से भाग निकलने में सफल रहे। दोस्तों आपको बता दें कि औरंगजेब से शिवाजी मिलने गए थे आगरा। तो आगरा में शिवाजी को उस प्रकार से आदर सम्मान नहीं मिला जिस प्रकार से एक राजा के यहाँ मिलना चाहिए। तो शिवाजी को बहुत आत्मग्लानि हुई, और उन्होंने आत्म स्वाभिमान को जगाए रखने के लिए वहाँ से उठकर
खुद ही निकलना चाहा और खुद ही निकल कर जा रहे थे, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें कैद करवा लिया और आगरा के जयपुर भवन में उन्हें कैद कर दिया, जहाँ से वे भाग निकलने में सफल रहे। अर्थात औरंगजेब से मिलने आए थे शिवाजी, तो लेकिन शिवाजी को वो आदर भाव नहीं मिला जो एक राजा को देना चाहिए। तो इसी वजह से शिवाजी ने आत्म अभिमान का विषय समझ कर इसे वहाँ से उठकर वहाँ से निकल जाना उचित समझा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि औरंगजेब ने उन्हें कैद करवा लिया और कैद करके उन्हें आगरा के जयपुर भवन में डाल दिया। लेकिन बाद में वो दोस्तों चुपके से शिवाजी आगरा से निकल गए। तो 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, तो 1674 ईस्वी में, यानी 1674 में हुआ। और छत्रपति की उपाधि उन्होंने तभी धारण करी थी। कब उपाधि धारण करी थी छत्रपति की शिवाजी ने? 1674 में। और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों शिवाजी की जब राज्याभिषेक के समय राजधानी कौन थी? रायगढ़। और दोस्तों आपसे बता दें कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो बनारस के पंडित विश्वेश्वर सिर्फ उर्फ गंगाधर भट्टाचार्य। तो बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट, चाहे विश्वेश्वर लिखा मिले या गंगा भट्ट, ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करवाया था। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात्र में चुपके से पूना में प्रवेश कर शाइस्ता खां पर अचानक आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां कहाँ था? दक्षिण का शासक था। तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था। तो लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चुपके से रात्र में 1663 ईस्वी में शिवाजी ने पूना में प्रवेश किया और शाइस्ता खां पर अचानक आक्रमण कर दिया और शाइस्ता खां घबरा कर भाग खड़ा हुआ। तो 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सूरत में सबसे पहली बार शिवाजी ने आक्रमण कब किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया था और 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः सूरत पर आक्रमण किया और आक्रमण करके वहाँ लूटपाट करी थी, यानी लूटा था वहाँ के सामानों को, वस्तुओं को। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः सूरत पर आक्रमण किया और शिवाजी जागीर देने की प्रथा को समाप्त करके अधिकारियों को नगद वेतन दिया करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि पुराने समय में क्या हुआ करता था ना, जो सैनिक या जो अधिकारी के लोग काम करते थे राजा के राज्य में, उन लोगों को कहीं ज़मीन दे दी जाती थी, नहीं कुछ और खाने पीने वाली चीज़ दे दी जाती थी, नहीं कोई चीज़ दे दी जाती थी, नगद वेतन नहीं दिया जाता था। लेकिन शिवाजी ने इस जागीर, जो लोग कहते हैं कि हमने अपनी जागीर दे दी उन्हें, तो शिवाजी जागीर देने की प्रथा को समाप्त कर दी और इन्होंने जो उनके राज्य के अधिकारी थे उन्होंने अष्टप्रधान रखा था। तो अष्टप्रधान के जो अधिकारी थे उनको नगद वेतन दिया करते थे। क्या दिया करते थे? नगद वेतन, अर्थात नगद रुपए पैसे दिया करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की एक मंत्री परिषद थी। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा कि अष्टप्रधान कितनी इंपॉर्टेंट थे शिवाजी के राज्य के लिए। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है पेशवा कौन हुआ करता था, सुमंत कौन हुआ करता था, अमात्य कौन हुआ करता था। इन चीज़ों के बारे में हमें जानना है। और अष्टप्रधान किसके राज्य में हुआ करते थे? शिवाजी के। दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है अष्टदिग्गज, तो ध्यान रखना है अष्टप्रधान में कह रहा हूँ, अष्टदिग्गज नहीं, क्योंकि अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। दोस्तों ये दोनों टर्म बहुत कन्फ्यूजन कर देते हैं। अष्टप्रधान किसके मंत्रिपरिषद किसके राज दरबार में थी? शिवाजी को। जबकि अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर के राजा थे, जो कि तेनालीरामन वहाँ का, उनके पास तेनालीरामन और विजयनगर साम्राज्य और कृष्णदेवराय के बारे में आपने बातचीत सुनी होगी, इतिहास में बहुत कहानियाँ थी। दोस्तों आपको बता दें कि शिवाजी की जो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी उसमें क्या पेशवा सबसे प्रमुख शासक हुआ करता था, मतलब सबसे प्रमुख था अष्टप्रधान में। वो राजा का प्रधानमंत्री हुआ करता था। पेशवा कौन था? राजा का प्रधानमंत्री। और अमात्य किसको कहा जाता था? वित्त एवं राजस्व मंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि जो लेखपाल होते हैं वो राजस्व रेवेन्यू ही कलेक्ट करते हैं और जो डीएम होता है वो भी एक कलेक्टर होता है, नहीं राजस्व संग्राहक होता है, उसी के अंडर में राजस्व लेखपाल काम करता है। अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री हुआ करता था। वाकिया नबीस या मंत्री कौन हुआ करते थे? राजा के दैनिक कार्य जो हुआ करते थे तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। वाकिया नबीस या इसे मंत्री भी कहते थे। तो वैसे दोस्तों आपको वहाँ मंत्री नहीं देखने को मिलेगा। अगर पूछा जाएगा तो वाकिया नबीस ही पूछा जाएगा कि वाकिया नबीस कौन था। तो राजा के दैनिक कार्य और दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही जो होती थी उसी का विवरण रखता था और उसे वाकिया नबीस कहा जाता था। पेशवा कौन होता था? राजा का प्रधानमंत्री हुआ करता था। अमात्य कौन हुआ करता था? वित्त यानी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था या रेवेन्यू मिनिस्टर, वित्त या राजस्व मंत्री। और दोस्तों आपको बता दें कि सचिव कौन हुआ करता था? सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। और सुमंत या दबीर विदेश मंत्री, बहुत बार पूछा गया है कि सुमंत कौन हुआ करता था? सुमंत या दबीर, सुमंत को ही दबीर कहा जाता था, ये विदेश मंत्री हुआ करता था, फॉरेन मिनिस्टर। दोस्तों आपको बता दें कि सेनापति या सरे नौबत कौन होता था? सेनापति में सेना नाम है तो सेना की भर्ती किया करता था, संगठन और रसद आदि का प्रबंध करता था। सरे नौबत सेनापति। सरे नौबत वैसे आपको ज़्यादा मिलेगा, सेनापति तो वर्ड में ही लिखा है। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते थे, अर्थात धार्मिक कार्यों में भाग लेते थे जो पंडित राव होते थे।
इन्हीं धार्मिक कार्यों से रिलेटेड कुछ काम करना रहता था, तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पंडित राव की हुआ करती थी। और न्यायाधीश मुख्य जो न्याय देता था। दोस्तों आपको बता दें कि दो अष्टप्रधान में दो ही ऐसे लोग थे जो युद्ध में भाग नहीं लेते थे, पंडित राव और न्यायाधीश। पंडित राव और न्यायाधीश अष्टप्रधान में यही दो लोग थे जो कभी युद्ध होता था तो ये भाग नहीं लेते थे। दोस्तों तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? 1627 से 1630 ईस्वी में। और दोस्तों आपको बता दें कि जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे वो क्या थे? संभाजी थे। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और 1680 से 1689 तक इन्होंने शासन किया था संभाजी ने। फिर इसके बाद में इनके एक छोटा पुत्र था, मतलब दो रानियां थी ना। तो शिवाजी के जो कनिष्ठ पुत्र थे राजा राम के नेतृत्व में, राजा राम थे वो, राजा राम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा। और राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया, क्योंकि जो ये संभाजी थे इन्होंने पहले शासन किया था, तो अब जो राजा राम शासन कर रहे थे उसके बाद में, तो उन्होंने संभाजी के पुत्र अर्थात साहू जी के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, राजा राम के रूप में शासन करना स्टार्ट किया। और उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि जब राजा राम बाहर चला गया औरंगजेब से हार करके, तो ताराबाई जो कि राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय, दोस्तों अब आप समझ रहे होंगे कि शिवाजी द्वितीय कहाँ से आ गए। दोस्तों आपको बता दें कि प्राचीन काल में प्रथा हुआ करती थी, जैसे अगर किसी का नाम एक बार चंद्रगुप्त हो गया है तो उसके बाद अगर कोई दूसरा आएगा तो उसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाएगा, और कोई आएगा तो चंद्रगुप्त तृतीय कहा जाएगा। तो जैसे शिवाजी पहले थे ना, तो उसके बाद में एक छोटा लड़का था, उसका भी नाम शिवाजी हुआ करता था उस समय, तो उसको शिवाजी द्वितीय कहा गया। तो शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और संघर्ष जारी रखा। और बाद में साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। साहू जी किसको कहा जाता था? इन्हीं राजा राम को। साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। और दोस्तों आपको बता दें कि मराठा काल में सरंजामी तथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थे। किससे से? सरंजामी प्रथा जो थी किससे थी? भू राजस्व, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया अर्थात लैंड रेवेन्यू, भूमि का जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसी से सरंजामी प्रथा रिलेट करती थी। और 2 कर लगते थे, भी मैं आपको बताऊंगा। और शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा अपनाए गए भू राजस्व व्यवस्था से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? मलिक अंबर द्वारा। और दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूमि की आय का निर्धारण काठी और जरीब से किया जाता था। जरीब मापन आपने पढ़ा होगा, गंटरी जरीब और ये शाहजहानी जरीब, ये सब बहुत पढ़े होंगे आपने। काठी और जरीब से किया जाता था। और जिन्होंने तो इस बार लेखपाल मेंस दिया उनके तो सिलेबस में ही हुआ करता था जरीब वगैरह। ग्रामीण विकास एक सब्जेक्ट हुआ करता है, उसमें जरीब वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है। तो चौथ एवं सरदेशमुखी भूमि कर के अतिरिक्त राजकीय आय के दूसरे सबसे बड़े स्रोत थे। चौथ एवं सरदेशमुखी क्या हुआ करता था? एक प्रकार का कर हुआ करता था, चौथ एवं सरदेशमुखी। दोस्तों आपको बता दें जो कुल आय होती थी किसी की, उसका 1/4 चौथ होता था, जबकि 10% सरदेशमुखी होता था। तो चौथ एवं सरदेशमुखी भूमि कर के अतिरिक्त राज्य की आय के दूसरे सबसे बड़े स्रोत थे। और दोस्तों आपको बता दें कि जो पेशवा थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ थे, ये पेशवा, तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा जो मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। अर्थात पहला संस्थापक मराठा साम्राज्य का किसे माना जाता? शिवाजी को। उसके बाद में जो द्वितीय प्रमुख शासक हुए वो बालाजी विश्वनाथ थे। इन्होंने पेशवा के रूप में अपनी उपाधि धारण करी और बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध थे। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये विश्वनाथ वगैरह जो हैं, बालाजी विश्वनाथ। और फिर उसके बाद में आते पेशवा बाजीराव प्रथम। 1713-1720 तक बालाजी विश्वनाथ थे, 1720 से 1740 तक पेशवा बाजीराव। और बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए। 1733 में संपूर्ण मालवतन तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य किया इन्होंने, अर्थात जो मुगलों ने इनसे छीन लिया था उसको बाद में फिर प्राप्त कर लिया। उसके बाद में आते बालाजी बाजीराव 1740 से 1761। बालाजी बाजीराव के काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने लगे, जो उन्होंने कर लगाया था। 2 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, चौथ और सरदेशमुखी। उसके बाद में माधवराव प्रथम आए, फिर नारायण राव आए, फिर रघुनाथ राव आए। दोस्तों ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेट के सिलेबस के अनुसार, वैसे किसी भी एग्जाम में इतना डीप में नहीं पूछा जाता। जो मैंने बता दी उतना ही मराठा साम्राज्य से पूछा जाएगा, माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय। और दोस्तों फिर आपको बता दें कि जो ये पेशवा हुआ करते थे तो 1818 में पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 8 लाख रुपए प्रति पेंशन देकर कानपुर के बिठूर भेज दिया।
अंग्रेजों से इन्होंने संधि करी और 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन मिलता था पेशवाओं को, और इन अंग्रेजों ने इन्हें पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के बिठौर में भेज दिया। और मोंडी लिपि का प्रयोग भी मराठा अभिलेखों में ही प्राप्त हुआ है। मोंडो लिपि का प्रयोग कहाँ मिला है? मराठा अभिलेख यानी प्रपत्रों में ही ज़्यादा देखने को मिला है। और दोस्तों आपको बता दें कि पेट की परीक्षा आप जानते ही हैं कि आवेदन 38 लाख नियर अबाउट हुए हैं, 37 या 38 लाख। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस परीक्षा 15 से 16 अक्टूबर शनिवार रविवार को संभावित है। दोस्तों आपको बता दें कि एडमिट कार्ड आपके अक्टूबर के दूसरे वीक या पहले वीक में देख सकते हैं। वैसे पहले वीक में ये बताया जाएगा कि आपका सेंटर किस ज़िले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरे वीक में आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको एडमिट कार्ड की अभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड तो आना फिक्स ही है, क्योंकि आपने फॉर्म भर दिया है। तो दोस्तों अब आपको एग्ज़ाम की चिंता करनी चाहिए, और एग्ज़ाम की चिंता का मतलब है आपको अभी पढ़ना चाहिए और आपको अपनी कंटिन्यू पढ़ाई पर हार्डवर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि पेट की परीक्षाएं ज़्यादा दिन नहीं हैं। तो ग्रुप डी हो रहा है, जिन दोस्तों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो अपना ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद में पेट की वो ऑलरेडी तैयारी कर सकते हैं। यदि उनका उनमें सिलेक्शन हो जाता तो नहीं करेंगे अपना, कोई और हाई लेवल करेंगे, अगर करना चाहे तो कर भी सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि आपको हार्डवर्क कंटिन्यू करते रहना है और आप डेली पढ़ते रहिए। हमारा मध्यकालीन इतिहास खत्म हुआ, हम कल से अपना आधुनिक इतिहास जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है पढ़ेंगे। दोस्तों आज हमने 5% पूरे पेट का कवर कर लिया था, 5 नंबर कवर कर लिए। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ लिया है। आने वाले नेक्स्ट 2 या 3 दिनों में हम आधुनिक इतिहास को कवर करेंगे, और आधुनिक इतिहास चूँकि 5 नंबर का है तो उसको 3, 4, 5 वीडियो दे देंगे और उसको डीपली थोड़ा कवर करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा डीप में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से हम कवर करेंगे। तो 5 नंबर हो, इतिहास हमारा 10% है। कहने का मतलब है 100 नंबर में 10 नंबर के सिर्फ हिस्ट्री आनी है पेट में। पेट के सिलेबस में ऐसा लिखा है और आता भी है दोस्तों, क्योंकि हमने पेट पिछली बार दिया है, 99 स्कोर भी किया था। लेकिन आशा करता हूँ दोस्तों कि आप भी 99 परसेंटाइल ही इस बार स्कोर करेंगे, और इससे कम आपको स्कोर करना भी नहीं है, क्योंकि आप सही से पढ़ रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो 99 परसेंटाइल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आपको कम से कम 80+ नंबर लाने हैं, और 80+ नंबर आप लाएंगे 85 तक तो आपका 99 परसेंटाइल हो जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब है आपको हार्ड वर्क करते रहना है। और यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लेलिस्ट में और सारी वीडियो हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। कंटिन्यू प्लेलिस्ट बना दी गई है, और आपको आने वाले समय में नेक्स्ट टाइम में आपको प्लेलिस्ट सब विषयों की मिलती जाएंगी, जिस प्रकार से हम वीडियो डालते जाएंगे। और आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।